प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो कि एक मराठा सेनानायक थे, उनके जीवन परिचय की बात करें और उनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी के रूप में मैं आपको बताऊं। आंग्ल मराठा संबंधों में महादजी सिंधिया की बड़ी भूमिका रही थी। इसके अलावा पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित मराठों को शक्तिशाली बनाने में भी उनका महान योगदान रहा। उनका जन्म 1733 ईस्वी में हुआ था। वे राणोजी पटेल के अनौरस पुत्र थे। इनकी माता एक राजपूत महिला थी। राणोजी पटेल कोई कुलीन घराने के मराठा नहीं थे। वे पेशवा के उपान्ह वाहक थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने मराठों में अपना सम्माननीय स्थान बना लिया था। महादजी ने अपना जीवन प्रारंभ से ही एक यूँ कहें कि सैनिक के उच्च सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था और राजस्थान के नरेशों के जो गृह क्लेश थे उनमें उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में कई उपलब्धियां प्राप्त की थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, परंतु आहत हो जाने पर वे किसी भांति शत्रु की निगाह से बच निकले और अपने प्राण बचाने में सफल हो गए। लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी एक टांग को वे नहीं बचा सके। युद्ध से बच निकलने वालों में उनके महान परिवार वे एकमात्र व्यक्ति थे। युद्ध से लौटकर आपने अपनी जागीर संभाल ली और पेशवा माधवराव ने उनके महत्व को समझते हुए उनको ग्वालियर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। ग्वालियर को उन्होंने 1750 में विजित किया था, यानी कि 1750 में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। अब उनकी यदि सैनिक उपलब्धियों की बात की जाए कि महादजी की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, तो सबसे पहले हम राजस्थान का जिक्र करेंगे, क्योंकि उनकी सैनिक उपलब्धियां राजस्थान में अधिक रही। यहाँ के नरेशों से उन्होंने 10 लाख रुपया चौथ वसूल किया। पानीपत के युद्ध में भरतपुर नरेश सूरजमल ने मराठों की सहायता नहीं की थी। इस कारण जाट व मराठों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। जाटों के विरुद्ध कार्रवाई करने में उन्हें शाह आलम जो कि मुगल सम्राट था उसकी स्वीकृति प्राप्त थी। जो मुगल सम्राट था उन्होंने महादजी सिंधिया को अपना वकील मुतलक नियुक्त कर दिया था और उन्होंने जो राजस्थान में कर वसूली की वो वकील मुतलक यानी कि मुगल प्रतिनिधि के रूप में ही की। इस कर वसूली के संदर्भ में उनका जयपुर नरेश प्रताप सिंह से संघर्ष हुआ। कई स्थानों पर उनको राजपूतों से मुकाबला करना पड़ा। सिंधिया स्वयं ने पाश्चात्य ढंग पर एक विशाल सेना गठित कर ली थी। उसका सेनापति था डी बायन। सेनापति का नाम दोहरा रहा हूँ, डी बायन। परंतु प्रताप सिंह की सहायता के लिए जोधपुर नरेश भीम सिंह 10,000 सैनिक लेकर पहुंच गए और लालसोट की घाटी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के समीप तुंगा में भी उनको प्रताप सिंह से मुकाबला करना पड़ा। तुंगा का युद्ध सिंधिया के सैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध ने सिंधिया को पानीपत के विनाश का स्मरण करवा दिया था। तुंगा से पराजित होकर सिंधिया को डीग जाकर
भरतपुर नरेश के यहाँ शरण मांगनी पड़ी। यहाँ अगस्त से नवंबर 1787 तक वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव पर चिंतन करता रहा, परंतु जब वह लालसोट से डीग की ओर जा रहा था तो राजपूत सैनिकों ने बड़ी खुशी जताई और जश्न मनाया। तब जाते वक्त सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। 1790 में सिंधिया पुणे राजस्थान आया और पाटन नामक स्थान पर 20 जून 1790 को उसने जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। प्रताप सिंह ने धन देकर सिंधिया को विदा किया और उससे मित्रता कर ली, जो कि 1800 ईस्वी तक बनी रही। सिंधिया की इस विजय से अलवर नरेश प्रताप सिंह भी चिंता मुक्त हो गया, क्योंकि वह भी लालसोट के युद्ध में था और उसने सिंधिया का साथ दिया था। जोधपुर नरेश भीम सिंह भी सिंधिया के प्रकोप से, उधर बात करें यदि जोधपुर नरेश की, तो वो भी सिंधिया के प्रकोप से नहीं बच सका। 10 सितंबर 1790 को मेड़ता के समीप उससे पराजित हुआ, यानी कि भीम सिंह पराजित हो गया है। पराजित जोधपुर नरेश ने महादजी को 60 लाख रुपया तथा सांभर व अजमेर के परगने प्रदान किए। जोधपुर नरेश ने महादजी को रुपया दिया, सांभर व अजमेर के परगने दिए। इस प्रकार राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़, कोटा, भरतपुर राज्यों को रौंदता हुआ सिंधिया जब 1992 में पूना पहुंचा तो उसने स्वयं को भारत का स्वामी समझ लिया। ये सिंधिया का राजस्थान संदर्भ था। इसके बाद में रुहेलखंड के साथ में हम यदि बात करें तो रुहेलखंड का जो नवाब, जिसका नाम नजीबुद्दौला, ने पानीपत के युद्ध में अफगानों का साथ दिया था। भारत के साथ इस विश्वासघात के पुरस्कार स्वरूप अब्दाली ने उसे रुहेलखंड का प्रदेश दिया तथा मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया। अतः महादजी ने रुहेलखंड पर भी आक्रमण किया। 1772 में रुहेलखंड को लूटा और जीवित खां की पत्नी को बंदी बना लिया। बाद में 1.5 लाख रुपया लेकर के उसको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। तो इस प्रकार से महादजी सिंधिया ने पानीपत में नजीबुद्दौला का जो विश्वासघात रहा उसका दंड उसको दिया। अब महादजी सिंधिया और मुगल सम्राट के संबंधों की उनके बात करें तो 1761 से पूर्व दिल्ली पर मराठों का पूर्ण अधिकार था, 1761 से पहले। परंतु पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाने पर मुगल सम्राट उनके प्रभाव से मुक्त हो गया था। 1765 की इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था, परंतु उत्तर में राजपूत व जाट नरेशों को पराजित कर सिंधिया ने 1771 में शाह आलम को दिल्ली अपनी सुरक्षा घेरे में आने को राजी कर लिया। ठीक है, जो शाह आलम 1765 में जिसने मुगलों के साथ, शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ में संधि कर ली थी, उसको आश्वासन दिया है महादजी सिंधिया ने कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, और तुम दिल्ली में आमंत्रित उसको किया और उसको दिल्ली लेकर के आया। इलाहाबाद की संधि के उपरांत मुगल सम्राट शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया था, परंतु अंग्रेज़ों ने अपने वायदे के अनुसार उसको रुपया नहीं दिया। अतः उनसे तंग आकर सम्राट ने मराठों के शरण में आने की इच्छा व्यक्त की। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर मराठों का पुनः प्रभाव स्थापित करने का यह एक अच्छा अवसर समझा। जनवरी 1772 में
महादजी सिंधिया ने शाह आलम का विधिवत दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया और उसे मराठा संरक्षण, मराठा सुरक्षा का आश्वासन दिया। 1 दिसंबर 1784 को मुगल सम्राट ने अपना दरबार जो उसका दरबार का आयोजन हुआ और सिंधिया को अपना नायब मुतलक, वकील मुतलक नियुक्त किया और उसके अलावा उसे अपना सेनाध्यक्ष भी नियुक्त किया। ये वकील मुतलक भी और सेनाध्यक्ष भी नियुक्त किया। इससे पेशवा नाराज हुआ तो सिंधिया ने वकील मुतलक का पद तो पेशवा को दे दिया, स्वयं सम्राट का नायब मुनीम बना रहा। इन पदों के प्राप्त हो जाने पर सिंधिया के हाथों में मुगल प्रशासन की समस्त बागडोर आ गई। इस प्रकार 1761 में मराठा जो उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व खो रहे थे, उस खोए प्रभाव को महादजी ने पुनः उत्तर भारत में स्थापित कर दिया। शाह आलम मुगल सम्राट पूर्णतः सिंधिया के प्रभाव में आ गया। वह उससे संतुष्ट भी था, इसीलिए 1784 में उसे सम्राट ने वकील मुतलक नियुक्त किया था। अब यदि सिंधिया और अंग्रेज़ों के संबंधों की बात की जाए तो प्रथम मराठा युद्ध के दौरान जब वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता से 2 सेना रवाना कर दी तो पॉफम की सेना का मुकाबला सिंधिया ने ही किया था और वह ग्वालियर और सिपरी पर अंग्रेज़ों से पराजित हो गया था। परंतु सालबाई की संधि भी उसी ने करवाई थी। इसी संधि से उसका मराठों व अंग्रेज़ों दोनों में प्रभाव बढ़ गया था। इस संधि के संदर्भ में इतिहासकार विश्वेश्वर प्रसाद लिखते हैं कि इस संधि ने आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करा दिया और महादजी सिंधिया ही अंग्रेज़ों व मराठों के बीच बातचीत का माध्यम बना। भड़ोच भी इस संधि के परिणाम स्वरूप ही महादजी सिंधिया को मिला था, परंतु सिंधिया की इस प्रतिष्ठा ने उसे उत्तर भारत की राजनीति से अलग कर दिया। सिंधिया मराठों का जो नेता है उसके अंग्रेज़ों के ये संदर्भ थे। इसके बाद में हम बात करें यदि सिंधिया व होलकर की, मराठा नेता दूसरा एक मराठा सेना नायक होलकर, 1792 में सिंधिया का होलकर से युद्ध हुआ। इन दोनों परिवारों में वैमनस्य तो जयपुर व बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ही आरंभ हो गया था। इस वैमनस्य को बाद में नाना फडणवीस ने और आग देने का काम किया। इसी कारण 20 सितंबर 1792 को खरबेरी के समीप इन दोनों सेना नायकों, इन दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ। सिंधिया युद्ध में विजयी अवश्य रहा, परंतु उसकी शक्ति जीर्ण हो गई। फरवरी 1794 में वह ज्वर से पीड़ित हो गया और इस संसार से विदा हो गया। ये महादजी सिंधिया के कुछ सैनिक उपलब्धियां थी। यदि इनका मूल्यांकन हम करना चाहें ये कि भाई इनका सारा जो यदि लेखा जोखा करना चाहें तो यह मानना पड़ेगा कि अपने जीवन के इस दीर्घकाल जो उनका परफॉर्मेंस रहा में सिंधिया ने अशक्त यानी कि कमज़ोर मराठा जाति में नवजीवन का संचार किया था। इसीलिए इतिहासकार ग्रांट डफ ने उन्हें उच्च कोटि का विजेता बताया है। अपनी विजयों के माध्यम से उन्होंने उत्तर भारत में मराठों के लुप्त गौरव को पुनः स्थापित किया था। राजपूत व जाट जो पानीपत के युद्ध के उपरांत शक्ति में आ गए थे, उनका सिंधिया ने मान मर्दन किया। शाह आलम को मराठा संरक्षण में लाकर उसने दिल्ली की राजनीति पर अपना पूर्णतः प्रभुत्व नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
रुहेलखंड पर आक्रमण कर उसने विश्वासघाती नजीब-उद-दौला के वंशजों को अच्छा सबक सिखाया था। अपनी इन उपलब्धियों के कारण 18वीं सदी के अंतिम दशक में सिंधिया बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था। नाना फडणवीस का स्थान लेने के लिए वह यूँ कहें कि व्याकुल था, आतुर था। इसी कारण होलकर से उसका युद्ध छिड़ा। उसके इन गुणों के कारण ही ग्रांट डफ ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। सिंधिया एक कुशल योद्धा तो था ही, इसके साथ साथ में एक अनुभवी सेना नायक भी था। अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका पश्चिमीकरण आवश्यक है। इसीलिए उसने फ्रांसीसी सेना नायक डी बायन को अपनी सेना में नियुक्ति प्रदान की थी और अपनी सेना को पाश्चात्य ढंग से दीक्षित कराना प्रारंभ कर दिया। सेना का पाश्चात्य तरीकों से संगठित होने के कारण ही महादजी सिंधिया इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर सका। महादजी की मृत्यु के उपरांत मराठों ने सेना के पाश्चात्यकरण की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा द्वितीय व तृतीय युद्धों में अंग्रेजों से पराजित हुए। इसीलिए इतिहासकार मैलिसन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि महादजी सिंधिया के मृत्यु के साथ ही मराठों ने अपना सबसे काबिल योद्धा खो दिया, सबसे काबिल योद्धा और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ खो दिया। ये इतिहासकार मैलिसन ने कहा। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधिया ने सेना का पश्चिमीकरण करके उसे राष्ट्रीय भावना से विलग कर दिया। इसके अलावा मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का परित्याग कर अंग्रेजों से अपना विनाश भी आमंत्रित कर लिया। नाना फडणवीस के साथ संघर्ष मोल लेकर भी सिंधिया ने मराठा शक्ति को निर्बल बना दिया और अंग्रेजों को अपने उद्देश्य में सफल होने में सक्षम बना दिया। परंतु सिंधिया की मृत्यु ने मराठा इतिहास में एक परावर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट प्रस्तुत कर दिया। उसके राजनीतिक क्षेत्र से हटते ही अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में कोई दीवार नहीं रही। उसके सैनिक गुणों की प्रशंसा उसके प्रतिद्वंदी अंग्रेजों ने भी की। उसमें कुशल योद्धा व सेना नायक के समस्त गुण थे। वह भारी से भारी मुसीबतों से नहीं घबराता था। कठिन से कठिन समय में भी वह अपना हौसला बनाए रखता था। इस प्रकार महादजी सिंधिया एक महान सेना नायक और महान योद्धा था, जिसने पानीपत के युद्ध में दुर्बल मराठा शक्ति जो पानीपत के युद्ध के कारण क्षीण हो गई थी, जीर्ण हो गई थी, उस मराठा शक्ति को पुनः शक्तिशाली बनाया, उसमें पुनः एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। धन्यवाद।